Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीबॉडी, आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक चालू करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। चलिए लेमन्स लैंग्वेज में इसको पहले समझते हैं। देखिए, अंडरस्टैंडिंग जो फिजिक्स है इस भौतिक दुनिया का विज्ञान है, इसलिए चीजों की समझ इस स्तर पे बनानी चाहिए आम जीवन से जोड़कर, क्योंकि आम जीवन का ही ये विज्ञान है, ये कहीं परग्रही कोई चीज नहीं। राय होता क्या है? विद्युत विभव, गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव की परिभाषा विद्यार्थी याद रखते हैं, हमने भी 11th में याद किया था। अनंत से एकांक द्रव्यमान को गुरुत्व क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में प्राप्त कार्य को उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहते हैं। क्या यार, विद्यार्थी कुछ नहीं समझ पाया, वो सिर्फ कार्य एक भाषा उसने याद कर लिया, उसको प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन कुछ नहीं। तो किसी भी सब्जेक्ट को, फिजिक्स के हमारे बहुत ही प्रिय लेखक हैं और पूरी दुनिया में माने जाने, अब दिवंगत हो गए, जिनको नैनो टेक्नोलॉजी का पिता भी कहा जाता है, फिनमन लेक्चर्स ऑन फिजिक्स दुनिया की फिजिक्स की सबसे मशहूर किताबें मानी जाती हैं। 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल की कई वॉल्यूम में आती हैं। उसमें उन्होंने शुरू में लिखा है कि सब्जेक्ट मस्ट बी डाउन टू अर्थ, जमीन से जुड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई एलियन आइटम रखने लगे। तो विद्युत क्षेत्र को जरा समझते हैं लेमन्स लैंग्वेज में। क्षेत्र मतलब इलाका, क्षेत्र का मतलब इलाका। जैसे एक मजेदार उदाहरण ले लेते हैं, व्यंग्यात्मक, सार्कास्टिक। गुंडे का इलाका, छोटा गुंडा है तो उसका इलाका छोटा होता है। गली मोहल्ले गुंडा है, उसका इलाका गली मोहल्ले तक होता है। बहुत बड़ा गुंडा, उसका इलाका प्रदेश स्तर पर होता है। उससे भी बड़ा गुंडा, उसका पूरे विश्व के स्तर पर होता है। मैं किसी गुंडे का समर्थन नहीं कर रहा, एक व्यवहारिक उदाहरण करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसी प्रकार कोई अगर बिंदु आवेश है तो बिंदु आवेश के चारों तरफ एक इलाका होगा, जिस इलाके में अगर कोई दूसरा आवेश प्रवेश करेगा, तो ये आवेश उस आवेश पर बल लगाएगा। यहां पर एक आवेश आ गया तो उस पर एक बल लगाएगा, यहां पर एक आवेश आ गया तो इस पर बल लगाएगा, यहां पर आवेश है तो इस पर यह आवेश बल लगाएगा। लेकिन इसके बाहर आवेश है तो ये आवेश इस पर कोई बल नहीं लगाएगा। इसके इलाके से, इसके क्षेत्र से बाहर का रेंज हो गया। यानी किसी आवेश के, बिंदु आवेश के पॉइंट चार्ज के चारों तरफ का वो इलाका, जिस इलाके में कोई अन्य बिंदु आवेश अगर प्रवेश करे तो उस पर विद्युत बल लगे, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगे, तो दिए गए आवेश का वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जहां बल लगना नगण्य हो गया, कह देंगे ये आवेश का इलाका नहीं है। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न उठेगा कि विद्युत बल तो अनंत दूरी तक कार्य करने वाले बल होते हैं, तो इस आवेश के द्वारा ये यहां तक ही क्यों बल लगाया जा रहा है? यहां पर भी बल लगना चाहिए, Q1 Q2 अपान दूरी का इस पर। आवेश यहां पर रख दे तो भी इस आवेश के कारण बल लगना चाहिए, Q1 Q2 अपान डिस्टेंस स्क्वायर। यहां पर आवेश रख दे तो भी बल लगना चाहिए, Q1 Q2 अपान डिस्टेंस स्क्वायर। जी, लगना चाहिए, लगेगा। पर यहां पर जो हमने कहा, किसी आवेश के चारों तरफ का वह इलाका जिसमें दिया गया आवेश अन्य आवेशों पर बल लगा सके, यहां पर बल लगा सके का अर्थ है ऐसा बल जो सिग्निफिकेंट हो, जो एक ठीक ठाक रकम। भाई, विद्युत बल विकिरण वर्ग अनुपात के नियम वाले बल होते हैं, F समानुपाती 1/r²। दूरी बढ़ने के साथ बल तेजी के साथ घटेगा, दूरी बढ़ने के साथ बल तेजी के साथ घटेगा। एक आवेश को यहां पर रखें तो बल ये प्लस क्यू ज्यादा बल लगाएगा।
और दूर कर दिया R2 दूरी पर प्लस Q 0 को, तो बल काफी तेजी से घटेगा, क्योंकि दूरी बढ़ने के साथ यह समानुपाती 1/r² है। और दूर कर दिए तो बल और तेजी के साथ घट जाएगा। ऐसे एक सीमा ऐसी आएगी कि वहां पर अगर बिंदु आवेश को रख दें तो लगने वाला बल इतना सूक्ष्म हो जाएगा, इतना स्मॉल हो जाएगा कि फिर उसके आगे अगर बिंदु को बढ़ाएंगे तो बल का मान महत्वहीन हो जाएगा। 0.0000000000001 अब ये महत्वहीन बल हो गया, इसलिए उसको हम शून्य मानेंगे। शून्य तो अनंत पर होगा भाई। इसमें देखिए r की वैल्यू जब अनंत को टेंड करेगी तभी यह टेंड करेगा 0। भैया प्रोपोर्शनल टू 1/r², तो जब r अनंत को टेंड करेगा तभी तो यह टेंड करेगा 0। बल तो अनंत पर शून्य होगा। लेकिन यहाँ पर जिस बल की बात की जा रही है कि विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का उतना इलाका है जितने इलाके में कोई दूसरा आवेश आए तो उस आवेश पर यह दिया गया आवेश सिग्निफिकेंट फोर्स लगा सकता। एक निश्चित दूरी के बाद में दिए गए आवेश के कारण लगने वाला बल बहुत ही महत्वहीन हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। फिर हम मान लेंगे, कह देंगे कि भाई वहां बल नहीं लग रहा है, लग तो रहा लेकिन इतना सूक्ष्म लग रहा है कि हम क्या कह देते हैं कि वहां बल नहीं लग रहा है। तो इस प्रकार अगर ज्यादा स्पष्ट भाषा में कहा जाए तो कहा जाएगा कि विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों तरफ का वो इलाका होता है जिस इलाके में रखे अन्य आवेश पर सिग्निफिकेंट प्रभावशाली बल कार्य कर सके। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र, ये हो गया विद्युत क्षेत्र। अब आगे हम बात करेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। विद्युत क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी हम लोगों ने एक बड़ा मजाकिया एग्जाम्पल लिया था कि किसी गुंडे के का वो इलाका जिसमें कोई दूसरा गुंडा प्रवेश करे और उस गुंडे के कारण वो दंडित हो, कहा जाएगा वो उसका इलाका है। कहते हैं फलाने दादा का वो इलाका है, उसमें कोई अन्य गुंडा पहुंचेगा गुंडे करने तो वो मार खाएगा। बड़े गुंडे हैं तो उनका इलाका ज्यादा बड़ा क्षेत्र तक है, ज्यादा दूरी तक उनका रेंज है। अब ताकत, इंटेंसिटी, तीक्ष्णता, उस गुंडे का जो इलाका है उसमें उस गुंडे की तीव्रता मुझे निकालनी है, ताकत निकालनी है, इंटेंसिटी निकालनी है। और यहां पर इंटेंसिटी जो निकालना है बिल्कुल ईमानदारी वाला, मतलब किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं, आमने सामने सीधे शारीरिक बल के द्वारा। और ऐसे व्यक्ति को प्रवेश कराना है विरोध करने के लिए उसके क्षेत्र में जो बिल्कुल निरीह सा, बिल्कुल निरीह। अब उसके क्षेत्र में जब गुंडे के क्षेत्र में वो व्यक्ति पहुंचा, निरीह सा व्यक्ति, बिल्कुल कमजोर सा व्यक्ति, उसको वो गुंडा कितनी पिटाई कर लेगा कितनी पिटाई करेगा। अगर ताकतवर प्रवेश करेगा तो उसका प्रतिरोध करेगा, रेजिस्टेंस करेगा, रिएक्शन करेगा, तो गुंडा अपनी फुल पिटाई नहीं कर पाएगा, यानी गुंडे की असली ताकत का परीक्षण नहीं हो पाएगा। इसलिए जब हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो जिस आवेश के विद्युत क्षेत्र, ये मान लिया आवेश का विद्युत क्षेत्र, चारों तरफ इतनी डिस्टेंस तक इस आवेश के कारण कोई आवेश विद्युत बल का अनुभव कर पाएगा। अगर आवेश इससे बाहर है तो इस आवेश के कारण विद्युत बल का अनुभव नहीं। अब मैं कह रहा हूं कि हमें इसके इलाके में बिल्कुल निरीह से बंदे को भेजना है, निरीह से बंदे, बिल्कुल दीनहीन कमजोर सा, कि जिससे इसकी कितनी ताकत है वो ठीक से पता हो जाए। क्योंकि अगर ताकतवर बंदे को यहाँ पर भेजते हैं तो वो भी बदले में मार पिटाई करेगा, तो फिर ये कितना ताकत से मार सकता है ये इसका टेस्ट नहीं हो पाएगा। इसीलिए विज्ञान में इसको कहा गया है कि हम टेस्ट चार्ज यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की, किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को पता करने के लिए हम टेस्ट चार्ज को यूज करेंगे।
और इसको जो रिवाज है, कन्वेंशन है, शुरू में ऐसा मान लिया गया, वही अभी माना जाता है, इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। कन्वेंशन है कि इस टेस्ट चार्ज को, जिस चार्ज को हम लेकर जाएंगे और पता करेंगे कि ये कितनी मारता है, कितना फोर्स लगाता है, मेरे हिसाब ये इतना सूक्ष्म होना चाहिए, वेरी वेरी स्मॉल होना चाहिए। जब ये बहुत स्मॉल होगा तो क्या होगा, इसके अपने चार्ज का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं होगा, नेग्लिजिबल होगा। यानी कि जो कुछ हरकत करेगा ये बड़ा वाला चार्ज ही करेगा, क्योंकि ये बहुत ही फीबल है, बहुत ही छोटा है, और मैथमेटिकली इसको बोल देते हैं लिमिट Q0 टेंड्स टू 0। इतना सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म आवेश लेकर चलते हैं। तो एक बहुत सूक्ष्म आवेश भाई साहब मैंने रखा, मान लिया ये मैंने रखा प्लस Q0 यहाँ। अब ये जो किस आवेश के विद्युत क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, प्लस Q। अब इसके कारण इस पर फोर्स किधर लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगी, सेम चार्जेस रिपेल चलो। यहां पर अगर टेस्ट चार्ज Q0 को रखें तो फिर रिपेल करेगा ही, फोर्स की डायरेक्शन ही होगी। यहां पर टेस्ट चार्ज Q0 को रखें तो फिर रिपेल करेगा, फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। यहां पर रख दे टेस्ट चार्ज Q0, टेस्ट चार्ज कैसा चार्ज है, इतना छोटा निरीह सा जिसकी अपनी कोई हैसियत नहीं, Q0 टेंड्स टू 0, कि जिससे फोर्स कौन लगाएगा, प्लस, इनकी अपनी कोई हैसियत नहीं, तो ये प्लस प्लस क्या होगा, रिपल्सन। ऐसे यहां पर रख दे टेस्ट चार्ज को तो फिर रिपल्सन। अब ये जो लाइंस बनी इनको फोर्स लाइंस कहते हैं, इमेजिनरी लाइंस है, ऐसा नहीं कोई तीर उड़ हो जाता है, सिर्फ हम इसको सांकेतिक तौर पर एक इंटरप्रिटेशन के तौर पर इसको देख करते हैं, और इसको हम फोर्स लाइंस कहते हैं। तो अगर प्लस चार्ज है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो रेडियली आउटवर्ड्स है, देखिए सब रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक है। अगर इसके जगह पर अब देखते हैं कि इंटेंसिटी कहां कितनी होगी, तो इसकी डेफिनेशन दी जाती है कि यूनिट टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स लगे इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी पॉइंट पर, मान लिया इस पॉइंट P को ले लेते हैं, ये डिस्टेंस मान लेते हैं इस मान, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी बिंदु पर, जैसे मान लिया बिंदु P, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी होगी, तो हमें क्या करना होगा कि इस पॉइंट P पर दिए गए चार्ज Q के कारण कितना फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाई Q0, यानी यूनिट Q0 चार्ज पर फोर्स खर्च कीजिए, यहां पर लग रहा है F, कितना लग रहा है F, तो यूनिट टेस्ट चार्ज पर कितना लगेगा, F बाई Q0। तो यूनिट टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर जितना फोर्स लगे उसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, उसको वेक्टर E के द्वारा शो करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, जरा देखते हैं कि E का मान इसके हिसाब से कितना आएगा, E बराबर F अपान Q0, F की वैल्यू कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q0 अपान R स्क्वायर इंटू Q0, ये Q0 का, यानी दिए गए पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपान R स्क्वायर। मोर प्रिसाइजली इसको क्या लिखते हैं, मोर प्रिसाइजली लिखते हैं, हम कहते हैं कि साहब जो टेस्ट चार्ज लेना है इतना सूक्ष्म लेना है कि वो बिल्कुल महत्वहीन है, गुंडे के क्षेत्र में इतने निरीह व्यक्ति को भेजना है जिसकी कोई अपनी ताकत ना हो, और फिर वो गुंडा कितनी पिटाई कर पाता है इसका मापन करना है, तीव्रता उसकी कितनी है। तो ये हो गया लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F अपान
क्यू जीरो, ये मोर प्रिसाइजली। अब चूंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज होती है, क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब भाई E की डायरेक्शन वही होगी जो F की डायरेक्शन होगी, क्योंकि बाएं तरफ वेक्टर E है, दाहिने तरफ वेक्टर F है, स्केलर q जीरो का तो कोई डायरेक्शन होता नहीं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वही डायरेक्शन होगी जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। और इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है, वेक्टर r के अलावा। इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है, वेक्टर r के अलावा। तो मैग्नीट्यूड तो हम लोगों ने देख लिया कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन q अपान r स्क्वायर। और डायरेक्शन किधर है, वेक्टर r के अलावा। और वेक्टर r के अलावा डायरेक्शन को किसके द्वारा शो किया जाता है, यूनिट वेक्टर के द्वारा। यूनिट वेक्टर क्या करता है, डायरेक्शन को व्यक्त करने का काम करता है। और यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने क्या तरीका है, उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लो, पता है सबको। तो ये आपका हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन q अपान r स्क्वायर, और इसको लिख दिया वेक्टर r अपान r। यानी इसको लिख सकते हैं वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन q अपान r क्यूब इंटू वेक्टर r। ये वेक्टर फॉर्म में। फिर भी मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड दिस मच है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अब भी प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ये तो वेक्टर फॉर्म में आती है, यानी हम कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, 1/r स्क्वायर। यहाँ तो वेक्टर फॉर्म में लिया इसलिए आपके ऊपर समझे, इसको याद रखेंगे, ऐसा नहीं कि समानुपाती इक्विटारिटी, क्योंकि ये वेक्टर। चलिए आगे की बात करते हैं। अब इससे क्या क्लियर हो रहा है, E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, यानी r अगर कम है तो E का वैल्यू ज्यादा है, r अगर लेस है तो E की वैल्यू ज्यादा, r अगर ज्यादा है तो E की वैल्यू लेस। अब r बढ़ने के साथ E की वैल्यू बहुत तेजी से घटेगी, क्योंकि E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। r में थोड़ा भी इंक्रीमेंट होगा तो E में बड़ी तेजी से घटत हो जाएगी, क्योंकि E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। यानी कि नजदीक के बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र में दिए गए आवेश के नजदीक के बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E स्ट्रांग होगी, और जैसे जैसे दूर होते जाओगे वैसे वैसे बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बड़ी तेजी के साथ घटती जाएगी। जरा मजे में एक बात करते हैं, किसी गुंडे के इलाके में पहुंचे हो तो उसके घर के पास वाले जगह पर हो तो ज्यादा मस्ती इस पिटाई कर देगा। अब उसके चौहद्दी पर पहुंच गए हो जहां से उसका इलाका खत्म होता है तो थोड़ा डरा रहेगा कि भाई अपना प्रोडक्शन इसलिए उतनी जोर से पिटाई नहीं कर पाएगा। डोंट माइंड, ये मैं आपको फिजिकली मजे में आप चीज को समझ पाए इसलिए इसको तो रिलेट कर रहा हूँ, ज्यादा रिलेवेंस इसका नहीं। चलिए हम आगे बात करते हैं कि अगर ये अभी तक मैंने क्या बात कहा, हमने कहा कि अगर कोई पॉइंट चार्ज जो है प्लस क्यू है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो रेडियली आउटवर्ड्स होंगी। अब अगर हम ले लें माइनस चार्ज, और माइनस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ले, माइनस क्यू ले लिया और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम देखेंगे कि इससे कितनी, यहाँ पर देखें यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव ही रखेंगे, ये कन्वेंशन है, रिवाज है, उसको कभी निगेटिव नहीं लेते। देखेंगे फोर्स लगा अच्छा खासा, और दूर ले गए, डिस्टेंस बढ़ने के साथ फोर्स बड़ी तेजी के साथ घटा, लेकिन अब भी कंसिडरेबल फोर्स लग, और दूर लेकर गए डिस्टेंस और बड़ी, Q0 को यहाँ पर लेकर गए तो इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स और तेजी के साथ घटा। एक लिमिट के बाद यहाँ जब पहुंचे, यहाँ पर टेस्ट चार्ज को रखे तो इस टेस्ट चार्ज पर माइनस क्यू के कारण फोर्स बहुत ही कम हो गया, यानी इसके आगे अगर हम टेस्ट चार्ज को लेकर जाएंगे तो माइनस क्यू के कारण उस पर लगने वाला फोर्स मीनिंगलेस हो जाएगा। इसलिए हम कह देंगे कि भाई साहब इसका जो इलाका है, इसका क्षेत्र है, जितनी दूर तक ये अदर चार्जेस पर फोर्स लगा सकता है वो यहीं तक है, वो यहीं तक है चारों तरफ, इसके बाहर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। अगर फोर्स लगाएगा इसके बाहर भी चार्ज होगा तो उस पर भी माइनस क्यू फोर्स लगाएगा,
लेकिन वो फोर्स मीनिंगलेस हो जाएगा, बहुत ही शार्प हो जाएगा, इसलिए उसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। अब जरा देखते हैं अब क्या पोजीशन होगी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी। चलिए यहाँ पर मैंने क्यू टेस्ट चार्ज प्लस Q0, तो सेम चार्जेज अट्रैक्ट करते हैं ना, तो इस पर जो डायरेक्शन होगा फोर्स का वो किधर होगा, इधर। यहाँ पर रखा मैंने टेस्ट चार्ज Q0, अब माइनस चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी ये होगी। यहाँ पर रखा मैंने टेस्ट चार्ज Q0 का, फिर अट्रैक्शन होगा, डायरेक्शन ये होगा फोर्स का। यहाँ पर टेस्ट चार्ज Q0 को रखा, अट्रैक्शन होगा, यहाँ पर टेस्ट चार्ज Q0 को रखा, अट्रैक्शन होगा, अपोजिट चार्ज अटैक करते हैं। आपकी बार में क्या है, अगर माइनस Q चार्ज है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस है, यानी फोर्स लाइंस है, वो रेडियली इनवर्ड्स होंगी, अंदर की तरफ इनवर्ड्स, रेडियली इनवर्ड्स। चलिए आगे की बात करते हैं। अब जरा ये चेक करते हैं कि कोई पॉइंट चार्ज है। ध्यान दें, अभी तक जो हमारी आपकी बात हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी की, वो पॉइंट चार्ज के लिए हुई है। कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम अगले लेक्चर में उसको देखेंगे। सारी बातें जो हम लोग कर रहे हैं पॉइंट चार्ज के लिए कर रहे हैं। अब एक पॉइंट चार्ज है, आपको पता है कि इससे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड आपने कहा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r², ये तो आपने कहा। अब r अगर पॉइंट P इधर गया, यहाँ पे मान लिया गया, तो r कम हो गया, पॉइंट P और करीब आ गया तो r और कम हो गया, पॉइंट P और करीब आ गया तो r और कम हो गया। r कम होने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बड़ी तेजी से बढ़ती जाएगी। अच्छा, मैं यहां पर पहुंच जाऊं, उसी चार्ज पर, सेम चार्ज पर अगर पॉइंट P पहुंच जाए तो क्या होगा, तो r 0 हो जाएगा क्या, है भाई? नहीं, r टेंड्स टू 0 होगा। R0 डिफाइंड ही नहीं होगा, R0 डिफाइंड ही नहीं होगा। तो इस प्रकार उसी खुद अपने चार्ज के कारण खुद पर वेक्टर E का मान कितना हो जाएगा, फार्मूला के हिसाब से तो E का मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/0², अनंत हो जाएगा ना। लेकिन अनंत तो नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग, वाकई ये हो जाएगा इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट मतलब जिसको निर्धारित ना किया जा सके, जिसको निर्धारित ना किया जा सके। यानी कि इस फार्मूले के द्वारा हम चार्ज के खुद के लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का व्यंजक नहीं बता सकते, वैल्यू नहीं बता सकते, क्योंकि P नजदीक आता गया, R घटता गया, और P नजदीक आया और घटा, P और नजदीक आया घटा, P यहीं पर पहुंच गया तो R की वैल्यू इस हिसाब से 0 हो जाएगी, और 0 होने पर E की वैल्यू इनफाइनाइट होनी चाहिए, और इनफाइनाइट मतलब जो चीज होती ही ना, इनडिटरमिनेट। ठीक, अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण आपको बताता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस, आवेशों का निकाय, आवेशों का निकाय, कई सारे आवेश हैं,
और उन सारे आवेशों के कारण किसी एक पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी। इसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी कहते हैं, आपको पढ़ चुके हो पिछले लेक्चर में। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी बोलते हैं। क्या देखते हैं, एक चार्ज है प्लस Q, इससे R1 डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। एक चार्ज है माइनस Q, इससे R2 डिस्टेंस पर पॉइंट P है। एक चार्ज है प्लस Q, इससे R3 डिस्टेंस पर पॉइंट P। और मेरे को इस पॉइंट P पर इन तीनों चार्जेस के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ये मेरे को निकालना है। आपने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि यदि कई सारे चार्ज हैं एक दूसरे के समीप, Q1 है, Q2 है, फिर पास में Q3 है, फिर Q4 है, तो Q1 के कारण Q2 पर जो फोर्स लगता है वो प्रभावित नहीं होगा बगल में Q3 मौजूद है उसके कारण, बगल में Q4 मौजूद है उसके कारण, बगल में Q5 मौजूद है उसके कारण। यानी Q1 Q2 अकेले रखे होते R1 दूरी पर, और उनके बीच में जो फोर्स लगता उतना ही फोर्स Q1 Q2 के बीच में अब भी लगेगा, भले अगल बगल में और चार्जेस आ गए। अगल बगल के चार्जेस किसी दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को अफेक्ट नहीं करते, इसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। तो वही बात यहाँ पर भी, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की जो बात अभी हुई वो हम लोगों ने क्या सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स लगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर एकांक परीक्षण धनावेश पर जितना बल लगे वही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, फोर्स है। कौन सा फोर्स, जो यूनिट टेस्ट चार्ज पर लगे, एकांक परीक्षण धनावेश पर बल लगे। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर यू वाकई फोर्स ही है। कौन सा फोर्स, जो यूनिट चार्ज पर लगे। तो चूंकि फोर्सेज आपस में सुपरपोज करते थे कि कहीं एक बिंदु P है, उस पर कोई आवेश आपने रखा था प्लस Q, Q1 के कारण लगने वाला फोर्स, Q2 के कारण लगने वाला फोर्स प्लस Q पर Q3 पर के कारण लगने वाला फोर्स। आप ये थे ना इसे कि Q1 लिए थे, Q2 लिए थे, Q3 लिए थे और एक लिए थे प्लस Q। आप कह रहे थे कि जो फोर्सेज लगेंगे F1, F2, F3, तो आपने कहा था बिंदु Q पर प्लस Q पर नेट फोर्स F नेट की वैल्यू आपने कही थी F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, यही तो आपने कहा था। बिल्कुल सेम पैटर्न है यहां पर भी होगा। देखिए प्लस Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहां पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या होगा, प्लस Q प्लस को रिपेल करेगा, यानी E1 की डायरेक्शन ये होगी। माइनस Q2 के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो फिर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा, इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को माइनस Q2 इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी E2 की डायरेक्शन ये होगी। प्लस Q3 के कारण इस पॉइंट P पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं, फिर मैंने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रिपेल करेगा, यानी अब की बार में E3 की डायरेक्शन ये होगी। तो E नेट जो बनेगा वो हो जाएगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। चलिए सुपरपोजिशन इस प्रिंसिपल पर एक बार न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर और चीजों को और डिटेल में आगे लेकर जाएंगे। आप पूरे वीडियो को डिटेल में देखा कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि ये चैनल के द्वारा हम आपकी मदद करते रहें तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और लोगों को भी सब्सक्राइब करने को कहिए और पूरा लेक्चर डिटेल में देखिए। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको फिजिक्स बहुत इजी लैंग्वेज में सिखा देंगे। आपको पता है जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, चाहे IIT JEE हो चाहे नीट हो, उसमें बाधा फिजिक्स ही पढ़ता है, जबकि फिजिक्स बहुत इजी है अगर उसको सीरियसली सिंसियरली पढ़ा जाए। मैं आपसे कहता हूं कि सिर्फ ठीक से आप मेरे लेक्चर्स को देखिए, उसको फॉलो कीजिए, कमेंट में जो आपकी प्रॉब्लम हो उसको लिखिए, अगले लेक्चर में हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो
इसी रिक्वेस्ट के साथ थैंक यू टुमारो।